तो दोस्तों आज से मैं आपके क्लास 10th साइंस के चैप्टर नंबर 3 धातु तथा अधातु को स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आज से हम धातु एवं अधातु से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं आपके एनसीईआरटी की बुक में और जो भी सिलेबस में इंक्लूड है उनको कई पार्ट में डिस्कस करेंगे ताकि आपको मैं बेसिक से बता सकूं। तो आपकी अगर केमिस्ट्री वीक है या आपको केमिस्ट्री से डर लगता है तो आज से आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपको एकदम बेसिक से बताऊंगा ताकि आप इजीली केमिस्ट्री को समझ पाएँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानें कि धातु या अधातु किसे कहते हैं या फिर धातु या अधातु को कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो यदि हम बात करें धातु की, तो धातु प्रायः उन तत्वों को कहा जाता है जो सामान्य रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान अपने परमाणुओं में से एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। यानी कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है तो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन बनाते हैं। इसलिए धातुओं को धन विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि। ये तो बात हुई धातु की परिभाषा की। आइए बात करते हैं अधातु को कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। तो यदि हम बात करें अधातुओं की, तो अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए अधातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। तो जब भी कोई अभिक्रिया होती है और यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उन्हें हम अधातु कहते हैं, जैसे आयोडीन, ब्रोमीन, कार्बन, सल्फर आदि। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं धातुओं के विशिष्ट गुणों के बारे में। तो यदि हम बात करें धातुओं के विशिष्ट गुणों के बारे में तो इन्हें हम दो वर्गों में पढ़ सकते हैं। पहला भौतिक गुण और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक गुण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुण की और उसमें सबसे पहला हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जब भी किसी धातुओं के परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसके बाहरी कोश में साधारणतः 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि आप क्लास 9th में पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम धातुओं का करेंगे तो उनके बाहरी कोश में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे यदि हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो हम सभी को पता है कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा 2, 8, 1। तो आप देख सकते हैं कि सोडियम के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। वहीं एक और एग्जाम्पल देखते हैं मैग्नीशियम का, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 12। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो आएगा 2, 8, 2। तो इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। वही बात करें एल्युमिनियम की, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8, 3। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब भी किसी धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है तो उनके बाहरी कोश में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होंगे या फिर 2 होंगे या फिर 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि सोडियम में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है और एल्युमिनियम में 3 है। आपको यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे भी अधातु होते हैं जिनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। वहीं बात करें हीलियम की, इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये सभी अधातु हैं परंतु इनके बाहरी कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। चलते हैं धातुओं के दूसरे भौतिक गुण के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा हेडिंग है विद्युत धनात्मक गुण। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं क्योंकि ये अपने बाहरी कोश ही, जिसे हम संयोजी सेल कहते हैं, उससे आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धन आयन में परिवर्तित हो जाती हैं। और ये जब भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं तो अपने निकटतम अक्रिय गैस की भांति स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेती हैं। तो आइए सभी पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था 2, 8, 1। अब जब इससे इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो इसके बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो बन जाएगा Na+, अर्थात सोडियम धन आयन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8, क्योंकि बाहरी कोश से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जैसा कि ऊपर की परिभाषा में आपको क्या बताया कि धातु अपने संयोजी सेल के इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग कर धन आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर सोडियम के बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जो बाहरी कोश होता है उसे हम बोलते हैं संयोजी सेल। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो कि संयोजी सेल में है वो उसका त्याग कर देगा और क्या बना लेगा, धन आयन। अब उसके बाद क्या कर रहा है, ये परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन खोकर अपने निकटतम अक्रिय गैस की भांति स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, तो आप देख सकते हैं ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नियॉन का। और नियॉन एक क्या है, अक्रिय गैस है।
तो सोडियम के निकटतम अक्रिय गैस कौन होता है? नियॉन। तो जब भी कोई धातु, याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो अपने निकटतम अक्रिय गैस की संरचना को प्राप्त करता है। चलिए बात करते हैं धातुओं के तीसरे भौतिक गुण की, जो कि है आघात वर्धनीयता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेलिएबल। अर्थात जब भी किसी धातु को हम हथौड़े से या किसी और चीज़ से पीटते हैं तो वो चादर के रूप में फैल जाते हैं। तो धातुओं के इस गुण को ही हम बोलते हैं आघात वर्धनीयता। जैसे सोना एवं सिल्वर सर्वाधिक आघात वर्धनीय है, इसलिए इनके कागज से भी पतले चादर की नुमा संरचना बनाए जा सकते हैं। बढ़ते हैं धातुओं के चौथे गुण की ओर, जो कि है तन्यता। तो धातुएं तन्य अर्थात डक्टाइल होते हैं। जब इन्हें खींचा जाता है तो ये खींचने पर तारनुमा संरचना बनाते हैं और इसी गुण को हम बोलते हैं तन्यता। जैसे यदि हम बात करें सोने की, तो सोने का यदि आपके पास 1 ग्राम है तो 1 ग्राम सोने को हम लोग खींचकर लगभग 2 किलोमीटर लंबी तारनुमा संरचना बनाई जाती है। उसी तरह यदि आपके पास 100 मिलीग्राम यदि चांदी है तो इसको अगर हम खींचें तो लगभग आपके 200 मीटर लंबी तारनुमा संरचना बनाई जा सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सोना और चांदी कितना अधिक तन्य है। बात करते हैं धातुओं के 5वें भौतिक गुण की, जो कि है द्रवणांक और क्वथनांक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो धातुओं के द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, परंतु अगर हम बात करें सोडियम और पोटेशियम, इसके अपवाद हैं, क्योंकि ये निम्न ताप पर ही पिघलकर उबलने लगते हैं। वही बात करें हम गैलियम और सीजियम की, तो इनके द्रवणांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही निम्न होते हैं। परंतु यदि बात करें हम इनके क्वथनांक की, तो इनके क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं। जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, आपको टेबल दिया हुआ है, तो गैलियम और सीजियम के जो द्रवणांक है बहुत ही कम है, 30 और 28 है, बट इनके क्वथनांक को आप देख सकते हैं कि इनका क्वथनांक कितना अधिक उच्च है। परंतु यदि हम प्रायः बात करें तो धातु जितने भी होते हैं उनके द्रवणांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं, आप ये बात याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो अगला भौतिक गुण है उष्मीय एवं विद्युत चालकता। तो सभी धातुएं उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। सिल्वर धातु उष्मा और विद्युत की सबसे अधिक सुचालक होती है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि हम बात करें लेड यानी कि सीसा की, तो धातु सबसे कम, मतलब कि ये सबसे कम विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है। तो याद रखिएगा, जो सिल्वर धातु है उष्मा और विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है, जबकि लेड यानी सीसा उष्मा और विद्युत का सबसे कम सुचालक होता है। वहीं बात करें धातुओं के इसी गुण के कारण हम रसोई घर में जिंक, कॉपर, एल्युमिनियम इत्यादि के बर्तन का उपयोग करते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक अपवाद बता देते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ग्रेफाइट की हम बात करते हैं। ग्रेफाइट अधातु है, परंतु यह विद्युत का सुचालक होता है। तो आप सभी ने पेंसिल में देखा होगा, जो ब्लैक कलर की दिखाई देती है वो ग्रेफाइट होती है। तो ये एक अधातु है, परंतु अधातु होते हुए भी ये विद्युत का चालक होता है। आइए बात करते हैं अगले गुण की। तो अगला गुण है चमक। तो धातुओं की सतहें विशिष्ट चमक वाली होती हैं, जिसे धातुई चमक कहते हैं। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सतहें सफ़ेद, सोने की सतह पीली तथा तांबे की जो सतह होती है वो लाल रंग की दिखाई देती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं विशिष्ट चमक वाली होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की जो सतहें होती है वो सफ़ेद होती हैं, सोना पीले रंग का होता है, जबकि जो तांबा होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। वहीं बात करें अपवाद की, ग्रेफाइट एवं आयोडीन ये ऐसे अधातु हैं जिनमें की चमक होती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि आपके जो आयोडीन है और ग्रेफाइट जो कि अधातु है, परंतु इनमें चमक पाई जाती है जैसा कि धातुओं में होता है। बात करते हैं धातुओं के अगले भौतिक गुण की, जो कि है कठोरता। तो सभी धातुएं कठोर होती हैं यानी कि हार्ड होती हैं, लेकिन सभी धातुओं की कठोरता एक समान नहीं होती। जैसे यदि हम बात करें सोडियम एवं पोटेशियम धातु की, तो ये मुलायम होते हैं, इन्हें हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो याद रखिएगा, सभी धातुएं कठोर नहीं होती, और सबसे मुलायम अगर आपसे धातु पूछा जाए तो वो है सोडियम और पोटेशियम। इसे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, चाकू से काट सकते हैं। सोडियम पोटेशियम के अलावा लिथियम भी ऐसा धातु है जो कि मुलायम होता है। तो ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले भौतिक गुण की ओर, जो कि है ध्वनि। तो हथौड़े से पीटे जाने पर धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धातुई ध्वनि यानी कि मेटेलिक साउंड कहते हैं। तो आपने देखा होगा कि जब हम किसी धातु को पीटते हैं चाहे किसी भी चीज़ से, तो उसमें एक अलग ही साउंड होता है, जैसे ये वाइब्रेशन होता है।
तो वो जो ध्वनि कहलाती है वो धात्विक ध्वनि कहलाती है। बात करते हैं अगले भौतिक गुण की, जो कि है भौतिक अवस्था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कमरे के ताप पर यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी धातुएं सामान्यतः ठोस होते हैं। जितने भी धातुएं होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, ठोस होते हैं। परंतु जो मरकरी है यानी कि पारा, ये रूम टेम्परेचर पर द्रव रूप में पाया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा धातु है जो सामान्य कमरे के ताप पर द्रव रूप में पाया जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा, पारा यानी कि मरकरी, जिसको हम Hg से प्रदर्शित करते हैं। बात करते हैं अगले भौतिक गुण की, जो कि है घनत्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। तो सभी धातुओं की जो घनत्व होती है उच्च होती है। तो जैसा कि आप टेबल में देख सकते हैं, जिंक का है 7.1, आयरन का है 7.9, कॉपर का है 8.9, सिल्वर का है 10.5। तो इनका घनत्व उच्च होता है, लेकिन कुछ का कम भी होता है, जैसे एल्युमिनियम का है 2.7, सोडियम का है 0.97। इसलिए ये क्या होते हैं, हल्के होते हैं। तो जिनका घनत्व कम होता है वो प्रायः हल्के प्रतीत होते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा पाठ, जिसमें कि हम लोगों ने देखा धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में, और सभी धातुओं के क्या भौतिक गुण होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले पार्ट में हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रासायनिक गुण मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनसे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भौतिक गुण में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने आपको अभी पीछे बताया। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।